MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज आपको खबर बताएंगे जियोपॉलिटिक्स, क्या चल रहा है दुनिया भर। क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान हो चुका है, सायरन बज गया और उससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। आइए जरा आपको बताते हैं, ट्रंप की दादागिरी दुनिया ने देखी, कैसे एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर दिया। लेकिन अब पुतिन, मोदी और जिनपिंग क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो कहा गया है, उसके बाद जिनपिंग, पुतिन और भारत ने क्या कहा है, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कैसे अमेरिका की कार्रवाई के बाद दुनिया में खलबली मची है। देखिए जरा। Happy New Year. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया है। तो दुनिया ने देखा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर, वो तस्वीर आ गई है, देखिए आप। यही है वो हेलीकॉप्टर जिससे मदुरो को लाया गया। दिखाइए फुल फ्रेम इसे। दर्शकों, दावा किया कि मैनहट्टन में ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक आम कैदी की तरह, क्योंकि करोड़ों डॉलर का इनाम था। देख रहे हैं आप कि इसी वैन में इसे ले जाएगा मदुरो को। ये वैन है, दिखाइए फुल फ्रेम इसे। ये वो वैन है जिससे मदुरो को जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इसी वैन में बैठाकर ले जाया गया था और उसके बाद ही तस्वीर सामने आई थी। लेकिन आपको बताता हूं मैं कैसे मदुरो के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। देख रहे हैं आप, ये पूरी कार्रवाई है। सैनिकों ने उसे घेर रखा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को भी, कैसे मदुरो को लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है, यानी वेनेजुएला ना कुछ कर पाया, ना कुछ बिगाड़ पाया, और ट्रंप ने एक राष्ट्रपति को किडनैप करवा दिया। मदुरो और उनकी पत्नी आपको दिख रही हैं दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं मदुरो पर आरोप क्या है। उन पर सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाने का आरोप है, यानी वो ड्रग तस्करी कर रहे थे। देख रहे हैं आप, इन्हें पकड़कर लाया गया और अब इनको कैद में रखा जाएगा और मैनहट्टन में ही इन पर केस भी चलेगा। अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। जैसे ही मदुरो को पकड़ा गया, मदुरो ने वहां हैप्पी न्यू ईयर का, गुड नाइट का, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं अमेरिकी सैनिकों से, सुनवाइए। Happy New Year. अब दर्शकों, मदुरो तो अमेरिका की कैद में है, दुनिया भर में विरोध हो रहा है, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं आप, ट्रंप पार्टी कर रहे हैं। ट्रंप और एलन मस्क क्या पार्टी कर रहे हैं, दिखाइए जरा। दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और यहां पर इनकी पार्टी चल रही है। अब दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? दुनिया भर में विरोध हो रहा है और अब पूछा जा रहा है, अमेरिका जो खुलेआम दादागिरी कर रहा है, क्या उसका अंत होगा? क्योंकि अब ट्रंप के टारगेट पर 5 देश और हैं, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन यहां पुतिन ने सवाल पूछा है,
जिनपिंग ने सवाल पूछा है और भारत ने भी इसकी निंदा कर दी। भारत ने भी कहा शांतिपूर्ण समाधान। तो क्या पुतिन, जिनपिंग कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ दुनिया में चिंगारी भड़क रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विरोध की आवाज उठ रही है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कैसे रातों रात एक राष्ट्रपति किडनैप हो गया। कमजोर मुल्क वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन का गुस्सा फूट पड़ा है। पुतिन निंदा कर चुके हैं, जिनपिंग मदुरो को रिहा करने की चेतावनी दे रहे हैं और भारत भी वेनेजुएला की सलामती की दुआ कर रहा है। लेकिन खुद को सुपर पावर बताने वाले ट्रंप की नजर वेनेजुएला पर कब्जे की है। Well, it's largely going to be for a period of time. The people that are standing right behind me, we're going to be running it. We're going to be bringing it back. It's a dead. You know, I talk about a dead country. पहले दुनिया पर टैरिफ वॉर और अब देश में घुसकर डंके की चोट पर राष्ट्रपति का अपहरण। क्या ट्रंप की मनमर्जी ऐसे ही चलेगी या फिर रूस, चीन और भारत की तिकड़ी अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करने वाली है? लेकिन दर्शकों, सवाल ये, क्या ट्रंप की दादागिरी ऐसे ही चलेगी? मैं इसे दादागिरी क्यों कह रहा हूं, उसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने मदुरो को कैसे पकड़ा है, समझिए जरा। ये आप देखिए, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसके बाद मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में वेनेजुएला के करीब 40 से ज्यादा लोग मारे गए, इसलिए मैं दादागिरी कह रहा हूं। लेकिन ट्रंप को आम लोगों की मौत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमले पर गर्व कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा अगला नंबर किसका होगा यह भी जल्दी बताएंगे। ऐसे में ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है दर्शकों। चीन, रूस, ब्राजील, ईरान और क्यूबा में आपात बैठक बुलाई गई है। दुनिया ट्रंप की इस कार्रवाई के खिलाफ नई रणनीति बना रही है। कई देशों में ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। वेनेजुएला पर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह एक देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह तो बहुत बड़ा कारनामा हमने कर दिया है, यह कोई हमला नहीं है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? In terms of China and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it. In other words, we'll be selling oil, probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. अब दर्शकों, इस एक्शन के बाद दुनिया भी दो खेमों में बंट गई है। कैसे, ये देखिए। फ्रांस में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इधर अमेरिका में कार्रवाई के बाद जश्न मनाया जा रहा है। दोनों तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए। देखा आपने दर्शकों, इधर प्रदर्शन तेज हो गया और ये देखिए पेरिस में अमेरिकी दूतावास पर एक शख्स अंडे लेकर पहुंच गया, अंडे फेंकने लगा। दिखाइए जरा। ¿Quién se cree Estados Unidos? देखा आपने, लेकिन बड़ी बात क्या है, अमेरिका में भी कुछ जगह है, कुछ लोग हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है और वो ट्रंप के एक्शन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, शिकागो में सड़कों पर उतरे हैं लोग, न्यूयॉर्क में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए। कई शहरों में यह विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देखा अलग अलग शहरों में विरोध अब बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दर्शकों लंदन।
लंदन की सड़कों पर भी आप देख रहे हैं कुछ लोग यूक्रेन का झंडा लेके, कुछ वेनेजुएला के समर्थन में, कुछ फिलिस्तीन के समर्थन में, यानी अलग अलग देशों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर लोग सड़कों पर आ गए। अब दर्शकों इससे समझिए जरा, अगर ट्रंप ऐसा ही करते रहेंगे और उन्होंने कहा कि अब अगला टारगेट भी हमारा सेट है, तो क्या ये दादागिरी दुनिया में चलती रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके खिलाफ कौन मैदान में आ गया है ये देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब रूस, चीन और भारत ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। भारत ने वेनेजुएला में भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। चीन ने अमेरिका से मदुरो जो जेल में बंद है उसे कहा है कि आप तुरंत रिहा करें, तो वहीं पुतिन भी ट्रंप की कार्रवाई पर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया रूस, चीन और भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि अगर रूस, चीन और भारत तीनों एकजुट होते हैं तो अमेरिका की वैश्विक दादागिरी को जबरदस्त झटका लगेगा, क्योंकि इन तीनों के पास मिलकर जो ताकत है वो वाकई गजब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रूस के पास सबसे बड़ी न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है, और भारत की विशाल थल सेना और न्यूक्लियर क्षमता का दबदबा है। वैसे रूस और चीन तो लगभग नो लिमिट्स पार्टनरशिप में हैं और टैरिफ वॉर के बीच भारत रूस की दोस्ती का भी ट्रंप लोहा मान चुके हैं। और अगर ये तीनों देश ये इतनी ताकत रखते हैं, ये ब्रिक्स का भी हिस्सा है, यानी डॉलर के मुकाबले जो करेंसी की बात हो रही थी वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन क्या अमेरिका के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का ये सबसे सही समय है? अगर ये तीनों देश एक्शन लेंगे तो फिर दुनिया भर से समर्थन मिलेगा। और आज हमने इसे ही लेकर एक्सपर्ट से सवाल किया है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। सुनिए जरा। वो एक देश के राष्ट्रपति को उठा के न्यूयॉर्क में ले आए, क्लेम है कि नार्को टेररिज्म, कि वो अमेरिका के अंदर नार्को टेररिज्म फैला रहे थे। असली में कहानी कुछ और है। वेनेजुएला का ऑयल, मिनरल, वो सारा भी कंट्रोल में आ जाएगा। जहां तक सवाल कि भारत, चाइना और रशिया मतलब मिलके यहाँ और भी कुछ देश आए कि क्या इसके खिलाफ कर सकते हैं। देखिए, चाइना मेरे को नहीं लगता कि कुछ एक्टिवली करेगा। सिमिलरली रशिया ज्यादा थ्रेटनिंग मूव। एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर तीनों मिलके कुछ करना है तो सबसे तो ब्रिक्स उनके पास ऑलरेडी है ही है। ऑफिशियली ब्रिक्स करेंसी भी कर दो, बिकॉज सारी कहानी अमेरिका अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कर रहा है। तो एक ही चीज आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, वो है अपनी ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च कर दो एज एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर। एंड उसके सिवाय आई डोंट थिंक सो किसी और चीज से कोई फर्क पड़ेगा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ट्रंप कह रहे हैं कि हम अगला टारगेट सेट कर चुके हैं और जल्दी वहां पर भी एक्शन होगा। तो कहां पर यह एक्शन होगा, आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। वेनेजुएला पर जबरदस्त अटैक किया था, देख रहे हैं आप। लेकिन इसके बाद किस देश पर अटैक किया जाएगा, वापस आ जाइए। देश में आपको बता रहा हूं जहां पर ट्रंप अटैक कर सकते हैं वो है ईरान। यानी खामनेई को हटाने के लिए ट्रंप वेनेजुएला के बाद ईरान पर निगाहें गड़ाए बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान में इस समय सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट के लिए जेनजी सड़कों पर है, वहां की महिलाएं सड़कों पर हैं। अब दर्शकों, इधर ईरान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका यहां पर हस्तक्षेप करेगा? ये आप देखिए, ये बेकाबू हालात देख रहे हैं आप। ईरान में जबरदस्त हिंसा भड़क रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं जैसा उन्होंने वेनेजुएला में लिया है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इधर खतरे के बीच कोलंबिया ने भी अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी। कोलंबिया ने इस घटना के बाद जो वेनेजुएला में हुआ उसकी निंदा भी की, उसे लेकर कमेंट किए, लेकिन अब उसे डर लग रहा है और अब वो ट्रंप के निशाने पर आ गया है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ईरान और कई देश हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। ये आप देखिए, अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला पर हमला किया है उसके बाद दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है कि अमेरिका के टारगेट पर अगला कौन सा देश है भाई,
क्योंकि ट्रंप का यह कदम वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहने वाला है, आप जान लीजिए। वो आगे बढ़कर वैश्विक शक्ति विस्तार की रणनीति बना रहे हैं। वहीं ईरान में जिस तरह से विद्रोह को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, उसे लेकर अब ईरान पर हमले की आशंकाएं गहरा रही हैं। दर्शकों, ट्रंप धमकी दे चुके हैं और कहा था हमारा टारगेट लॉक्ड है, लोडेड है ईरान के लिए। यानी वेनेजुएला के बाद ट्रंप का सबसे पहला टारगेट ईरान हो सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के अलावा क्यूबा अमेरिका की नीति के खिलाफ रहा है। क्यूबा ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो तख्ता पलट चाहते हैं। अब इधर क्यूबा का समर्थन मदुरो को ऊर्जा और सैन्य सहायता देने में भी रहा है। ऐसे में ट्रंप का दूसरा टारगेट क्यूबा हो सकता है और हमले की पूरी उम्मीद भी है। अब आ जाइए तीसरी तरफ है कोलंबिया। उसने भी अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई थी। कोलंबिया ट्रंप की नीति के खिलाफ रहा है, जो उसे खतरे में डाल सकता है। वहीं ट्रंप के निशाने पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दावा है ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और वेनेजुएला के बाद 5 और देश पर खतरे की घंटी बज रही है। यानी ट्रंप एक तरफ बार बार एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये सब होता है दर्शकों, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 क्या शुरू हो जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जो मादुरो को पकड़ के डेल्टा फोर्स उठा के लेके चली गई, अब सबकी नजरें इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना क्या। मैं समझता हूं कि इसमें 6-7 कंट्रीज हैं, चाहे प्यूर्टो रिको हो गया, आपका मेक्सिको है, क्यूबा है, पनामा है, ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड होगा तो फिर डेनमार्क भी होगा। बट सबसे ज़्यादा जो खतरे में मुझे अब लग रहा है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की निगाह है और जिसको अपनी स्पीच में उन्होंने कहा भी कि वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, वो है क्यूबा। और यही कारण है कि रशिया ने ओपनली कह दिया है कि इस तरह की हरकत अगर अमेरिका करता है लैटिन अमेरिका में या फिर आसपास के इन देशों में, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। अब दर्शकों, वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ है उसके बाद ये सवाल उठने लगे, वेनेजुएला एकाएक इतनी मुश्किल में कैसे आया। पहले आपको दिखाता हूं, वेनेजुएला में मदुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर। दिखाइए जरा फुल फेम से। La captura de Nicolás Maduro y su esposa hoy son libres. अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों वेनेजुएला की। ये आप देख रहे हैं, वेनेजुएला की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों, वेनेजुएला की जो आज हालत है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में वेनेजुएला चौथा सबसे अमीर देश था। 1952 का वो वक्त जब वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था, लेकिन गरीब कैसे बन गया? वजह अमीर होने की पहले समझिए, जमीन के नीचे मिला तेल का सबसे बड़ा भंडार। उस समय तेल की वजह से वेनेजुएला ने खूब पैसे कमाए। जनता को लगने लगा काम धंधा करने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि उनके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ऐसे में वेनेजुएला ने पूरा फोकस सिर्फ तेल निकालने पर रखा। इसके चलते वहां के लोगों ने उद्योग धंधे बंद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि बाकी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा। वो तेल बेचकर दूसरे देशों से जरूरत का सामान खरीदने लगे। साल 2000 के बाद वेनेजुएला सरकार ने फ्री की योजना चलाई। बाद में जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावटें आई, तो सरकार के पास लोगों का वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे, जिसके बाद पढ़े लिखे लोग दूसरे देश चले गए, देश से पलायन कर दिया। यही वजह ऑयल प्रोडक्शन की टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई। तो दूसरी तरफ वेनेजुएला में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और 2012 में वहां की जीडीपी 372.59 अरब डॉलर पर थी, जो अब मात्र 100 अरब डॉलर के आसपास रह गई है दर्शकों। 2020 में तो ये 43.79 बिलियन डॉलर तक रह गई। और आप सोचिए, जैसे जैसे अभी हालात बने हैं वैसे वैसे लग रहा है कि ट्रंप बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन इधर ट्रंप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, और जैसा ट्रंप एक्शन लेने वाले हैं, भारत में भी अब कहा जा रहा है भाई अब तो एक्शन लिया जाए। कौन कह रहा है दर्शकों? ओवैसी कह रहे हैं मोदी सरकार से। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसो
और हाफिज और मसूद को उठा लाओ। आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं मैं, ये आप देखिए, ये एआई जनरेटेड है। लोग कह रहे हैं कि भाई अब ऐसे ही उठाने का समय आ गया है। लोगों ने जैसे ही ओवैसी ने कहा, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई हैंडल्स पर शेयर की हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आज ट्रेंडिंग में भी रही हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए, वेनेजुएला पर अटैक जैसे किया गया, प्रेसिडेंशियल पैलेस से उठा के ले गए मदुरो को। वो अटैक मैं आपको दिखा रहा हूं, और मदुरो को पकड़कर अमेरिका ले गया, दुनिया देखती रह गई। और इधर अब ओवैसी क्या कह रहे हैं कि जैसे मदुरो को उठाया वैसे हाफिज को भी उठा लाओ, वैसे मसूद को भी उठा लाओ। अब मौका है, यही आतंकी हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। सुनिए आज ओवैसी ने क्या कहा है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, तो भिजाकर उठाकर लाओ। ओवैसी पता है क्या कह रहे हैं? ऐसे उठा लाओ। मैं आपको फिर दिखा रहा हूं ये तस्वीर। वो कह रहे हैं कि अभी मौका है, ऐसी अगर हाफिज और मसूद को लेकर कार्रवाई की गई तो हम आपका साथ देंगे, ये ओवैसी ने कहा है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में क्यों कह रहे हैं ओवैसी, क्योंकि अमेरिका से भी खतरनाक है भारत के पास सेना, जिसमें पैरा एसएफ के कमांडोज हैं। उनकी तैयारी जरा आपको दिखाता हूं, दिखाइए। ये वो कमांडोज हैं दर्शकों जो आसमान में, जमीन में जबरदस्त कार्रवाई करते हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, लेकिन पहले इन आतंकियों को देखिए। ये आतंकी अब समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे ये पानी में बोट चलाने और तैरने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आतंकी दर्शकों फिर से जैसे 26/11 में समंदर के रास्ते आए थे, कुछ उसी तरह हमला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है भारत की भैरव इनका इंतजार कर रही है। भैरव को आप देखिए कैसी तैयारी है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। हम आपको कह रहे हैं, जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का, तो भिजाकर उठाकर लाओ। मदुरो को जिस तरह अमेरिका घर में घुसकर टांग ले गया, क्या भारत भी पाकिस्तान में वही करने वाला है? क्या पैरा एसएफ और कमांडोज के टारगेट पर मुल्ला मुनीर के मेमने हाफिज और मसूद हैं? क्योंकि ओवैसी का इशारा बहुत कुछ बयां कर रहा है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। मारने को तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इससे भी बुरा मारा था, घर में घुसकर मारा था। लेकिन आतंक के दो आका बच निकले जो अब टारगेट पर हैं।
जैसे अमेरिका के अटैक से वेनेजुएला में जश्न है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में मुनीर के मिलिट्री शासन के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। دا پته چې دا ملک بالکل یو داسې نظام په لویه مخ کړی دی چې यानी पाकिस्तान से भी अटैक का सिग्नल मिल गया है। ट्राई एक्सरसाइज से भारत की तैयारियां दुरुस्त हो गई हैं। बस इंतजार कीजिए, ओवैसी का आखिरी सपना भी मोदी पूरा करेंगे। जल्द ही हाफिज मसूद जैसे जल्लाद भारत की काल कोठरी में कैद होंगे। लेकिन दर्शकों, ओवैसी ने क्या मांग की है, भारत की तैयारी क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक एक जानकारी आज देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बताता हूं ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी ने कहा, मसूद और अजहर जिस बंकर में भी छिपे हैं वहां उठा लाओ। वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रंप के स्टाइल में आतंक पर प्रहार की मांग उठने लगी। AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर डाली। ओवैसी ने कहा, भारत को भी अब पाक में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, मोदी जी आप भी किसी से कम नहीं है, पाक जाकर 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड को भारत खींच कर ले आई। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट इसी तरह अपाचे हेलीकॉप्टर से अगवा हो सकता है तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी भी भारत लाए जा सकते हैं। ओवैसी ने तंज भी कसा और कहा, आपका 56 इंच का सीना दिखाइए। हालांकि ओवैसी को याद होना चाहिए कि भारत पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत न सिर्फ घुसा बल्कि 100 आतंकियों को पाकिस्तान में मारा। मसूद के परिवार वालों को भी मारा जो आतंकी थे। पुलवामा अटैक का बदला भी पाकिस्तान में घुसकर लिया गया और जरूरत पड़ी तो ये भारत की स्पेशल फोर्सेस दोबारा घुसेंगी और घुसने के लिए तैयार है, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत ना कभी डरा है और ना कभी रुका है। एक्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन आज ओवैसी बार बार ये मांग कैसे कर रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। जब ट्रम्प अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, कई लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, लेकिन आज उनकी याददाश्त को मैं फिर से एक्टिव करना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं। ये पुलवामा अटैक के बाद जो हमने कार्रवाई की, आतंकियों की कब्र खोदी, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पुलवामा अटैक के बाद भारत की स्ट्राइक की तस्वीर है दर्शकों। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। जिन लोगों को याद नहीं है वो याद करें, मई का महीना 2025 का कैसे आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये वही हमला था दर्शकों जो आतंकियों को अब भी डरा कर रखता है, रात में सोने नहीं देता है। और अभी मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। भारत की सेना दुश्मन के खात्मे के लिए 24 घंटे आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है, प्रैक्टिस कर रही है अगर आतंकी आए। सुनिए जरा कैसी तैयारी है। राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना की और ये हैं भारत के भैरव। ये आतंकियों का और दुश्मनों का काल है। इनको भी दिखाइए फुल फ्रेम, कैसी तैयारी है। अब दर्शकों, कल से आप सुन रहे हैं अमेरिका ने डेल्टा फोर्स को ऑपरेशन में लगाया था, लेकिन अगर भारत आतंकियों को पकड़ेगा तो कौन सी फोर्स आएगी मैदान में? यह है वो फोर्स, पैरा एसएफ। पैरा एसएफ के कमांडोज दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का ऑपरेशन करने में सक्षम हैं और ये अमेरिका से भी एलीट और खतरनाक फोर्स है दर्शकों। अब
अब दर्शकों मैं आपको भारत की एक और यूनिट बताता हूं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आज देने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं स्पेशल ग्रुप SG, ये इतनी खतरनाक है दर्शकों, खूंखार यूनिट इसे कहा जाता है और ये रॉ के साथ मिलकर काम करती है। ये किसी भी परिस्थिति में टारगेट को अपनाती है और फिर उसे पूरा करती है। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की कमांडो फोर्स कैसी है, कितने कमांडोज हमारे पास। आइए सबसे पहले स्पेशल ग्रुप SG भारत की सबसे गोपनीय टियर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट है जो आप देख रहे हैं। विदेशी धरती पर ब्लैक ऑपरेशंस करने में पूरी तरह सक्षम है। रॉ के सीधे नियंत्रण में गुप्त मिशंस करती है। काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू में भी इन्हें विश्व स्तरीय महारत हासिल है। दुश्मन लाइंस के पीछे गहराई तक घुसपैठ कर सकती है। मोसाद और 7 से उन्नत ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं इन्हीं कमांडोज ने। स्टील्थ और इंटेलिजेंस में भारत की एक छिपी हुई तलवार है। हाई स्टेक विदेशी ऑपरेशंस के लिए ये बेस्ट टीम चुनते हैं। कमांडोज की छोटी टीम्स घातक वार करती है और आपको बताऊं मैं, ये भारत की लीग ऑफ शैडोज कहलाने वाली बहादुर फोर्स है। उसके बाद आते हैं पैरा SF। भारत की पैरा SF विदेशी धरती पर ऑपरेशंस करने में सक्षम है जो आप देख रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन और सर्जिकल स्ट्राइक में विश्व प्रसिद्ध है। दुश्मन क्षेत्र में पैराशूट से उतरते हैं दर्शकों, यानी आसमान से नीचे जमीन पर आते हैं और फिर हमला करते हैं। आपको जानकारी देने, हालो और हाहो जंप में एक्सपर्ट कमांडोज वाली फोर्स है। ये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान हर इलाके में लड़ सकते हैं। आपको बताएं सर्जिकल स्ट्राइक में 0 कैजुअलिटी रिकॉर्ड वाली यूनिट भी पैरा SF ही है। अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस के साथ ये ट्रेनिंग करती है। बलिदान बैज पहनने वाली भारत की गर्व वाली एलीट फोर्स है और हर तरह के हथियार और विस्फोटकों में ये फोर्स मास्टर होती है। इसके बाद आते हैं मरीन कमांडोज, देख रहे हैं आप। भारत की मार्कोस विदेशी समुद्र में ऑपरेशंस भी कर सकती है। मार्कोस समुद्र, हवा और जमीन तीनों में घातक प्रशिक्षण लेती है। देख रहे हैं ना आप कमांडोज। जहाजों पर चढ़ाई और हॉस्टेज रेस्क्यू में ये बेस्ट फोर्स है। दुश्मन तट पर गुप्त घुसपैठ करने में माहिर कमांडोज हैं। सबमरीन से निकलकर हमला करने की भी ये कमांडोज क्षमता रखते हैं। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में विश्व स्तरीय सराही जाती है। और आपको बताएं, अमेरिकी सील्स के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग करने वाली ये बहादुर फोर्स है मार्कोस। दाढ़ी रखने वाली, क्रोकोडाइल्स कहलाने वाली एलीट यूनिट भी है। एम्फीबियस वॉरफेयर में भारत की सबसे मजबूत ताकत अगर कोई है तो वो मार्कोस है। हर मौसम में समुद्री मिशंस सफलतापूर्वक करने की इन्हें महारत हासिल है। इसके बाद आते हैं दर्शकों भारत की गरुड़ कमांडोज। गरुड़ फोर्स विदेशी एयरबेस पर ऑपरेशंस कर सकती है। आपको जानकारी दे दें, हवा, जमीन और दुश्मन इलाके में पूरी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं। एयरफील्ड, सीज और सर्च एंड रेस्क्यू में गरुड़ कमांडोज एक्सपर्ट होते हैं दर्शकों। लेजर गाइडेड बॉम्बिंग सपोर्ट देने में भी ये कमांडोज माहिर होते हैं। दुश्मन क्षेत्र में पैराशूट से उतरकर जंग लड़ते हैं और टारगेट को पूरा करते हैं। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में बहादुरी दिखाने वाली फोर्स है गरुड़ कमांडोज। एयरफोर्स की संपत्ति बचाने में भी ये सबसे आगे रहते हैं। लंबी और कठिन ट्रेनिंग वाली भारत की गर्व वाली यूनिट है। आपको बताएं, पठानकोट जैसे हमलों में वीरता से देश को बचाया। तेजी से बढ़ रही एलीट एयर कमांडोज की फोर्स गरुड़ कमांडो, और ये वो भारत की फोर्सेस हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं दुश्मन को किसी भी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए। सुनिए एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। मसूद और हाफिज को हम वहां से पाकिस्तान से उठाकर ले आए, ये पॉसिबिलिटी की काबिलियत और कैपेबिलिटी मुझे लगता है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस में पूरी है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि कुछ हद तक हमारी नई सरकार में शायद वो इच्छा शक्ति भी होगी, वो इस तरह के डिसीजन ले पाए या वो दे पाए। और सबसे अच्छा होगा कि उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहाँ ढाने की ज़रूरत है। वो 6 फीट नीचे ज़मीन के ज़्यादा फिट होंगे पाकिस्तान की नापाक भूमि पर। इंडिया का स्पेशल ग्रुप या पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस
इनकी जो ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट है और जो इनका स्पीड ऑफ एक्शन है, वो किसी भी तरह से अमेरिका के डेल्टा फोर्स या उसकी एलिट फोर्सेस से कम नहीं है। उनकी फोर्सेस के पास बहुत सारी कंट्रीज के एक्सपीरियंस हैं, इंक्लूडिंग वेनेजुला, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान एक्सेट्रा, जबकि हिंदुस्तान की एलिट फोर्सेस की रीच कम है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि हिंदुस्तान की इन एलिट फोर्सेस ने कभी नीचा नहीं दिखाया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर पाकिस्तान पर पूरे अटैक की तैयारी है, क्योंकि भारत तो कह चुका है जारी है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इधर अफगान आर्मी भी तैयार है। यानी पाकिस्तान जो जल्द कर रहा है उसका सबक उसे मिलने वाला है। जो भी हरकत वो कर रहा है, अफगान आर्मी पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको दिखाता हूं मुनीर के खिलाफ देश भर में कैसे विद्रोह हो रहा है। देख रहे हैं आप, लोगों ने सड़क बंद कर दी, पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, और जो मिलिट्री वहां पर शासन कर रही है उसके बाद लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ये विरोध आप देख रहे हैं दर्शक, लेकिन इससे एक और बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। विद्रोह पाकिस्तान में मुनीर का हो रहा है, लेकिन मुनीर क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये समंदर के रास्ते कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है, और इसीलिए दुनिया भर में और देश भर में अब कहा जा रहा है कि एक्शन तो लिया जाना चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने, बगावत होने लगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये मुल्ला मुनीर कैसे समंदर में आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवा रहा है। आइए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, लश्कर आतंकियों की 26/11 जैसी साजिश का खुलासा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लश्कर तैयबा के आतंकी पानी से हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई अटैक के वक्त आतंकी समंदर से आए थे। पाक में उसी तरह की ट्रेनिंग का नया वीडियो सामने आया दर्शकों, जिसमें लश्कर आतंकी पानी में ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए हैं। आतंकियों को स्पीड बोट चलाना, तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि चलती बोट से ये आतंकी गोलियां दाग सके, हमला कर सके, और आतंकियों को तालाब, झील, नदियों में अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा तो यह कि लश्कर तैयबा कमांडर रिजवान हनीज ये ट्रेनिंग करा रहा है। रिजवान हनीज लश्कर तैयबा का जम्मू कश्मीर का कमांडर है। पानी में ट्रेनिंग का मकसद नदियां या समंदर से घुसपैठ करना है दर्शकों, यानी ये ट्रेनिंग घुसपैठ और समुद्री इलाकों के लिए युद्ध प्रशिक्षण है। इतना ही नहीं, आतंकियों की फैक्ट्री और मिलिट्री राज खतरे में पड़ गया है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना अब मुनीर के खिलाफ उतर गए हैं। मौलाना ने मुनीर को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान सैन्य क्षमता जो दिखा रहा है, सैन्य शासन कर रहा है, उसे अब खदेड़ा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था हम पाक में हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे, और अब इसके खिलाफ जनता भी सड़कों पर आ गई है। लेकिन पाकिस्तानी मौलाना कैसे मुनीर को आंखें दिखा रहा है, सुनवाते हैं आपको। मुल्क बिल्कुल यौदासी निजाम पलो या मखकड़े दे चे यो तरफ तक गजा के पाकिस्तान फौज बा जी और पर गजा के बा दे फलस्तीनियानों ने वसले अखली पर जोर बांधे तासो दे इजराइल सारा जंगेदो का नश्तरे कार नश्तरे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश, जहां पर संभल में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ये संभल वही है दर्शकों जहां पर योगी का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अतिक्रमण पर, और आज वहां पर अवैध मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई की है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर दिखाइए। यह है अवैध मदरसा जिस पर बुलडोजर चला है। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए इसका। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, कई गरीब लोग हैं जिनकी जमीन पर यह बना दिया था। सोच रहे हैं आप, यानी गरीबों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया, लेकिन योगी फोर्स ने एक्शन लिया है संभल में। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों में, ये वही मदरसा है, इसको तोड़ने में काफी वक्त लगा। इसकी नींव कैसी पड़ी थी, गरीबों की जमीन पर कब्जा करके, लेकिन योगी फोर्स ने आज प्रहार किया और इसे मिट्टी में मिला दिया।
को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प है, गरीबों को हक देने की प्रतिज्ञा है, अवैध कब्जे को मुक्त कराना ही मकसद है। इस वादे को पूरा करने के लिए योगी का बुलडोजर मॉडल जरूरी है। तो बेहद पक्का कंस्ट्रक्शन, तकरीबन 8-8 फीट की जो एक तरीके से दीवारें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। बाकायदा पिलर जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए गए थे और उसी बीच अब अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन का एक्शन, और यही कारण है कि लगातार जो कार्रवाई है वो अब प्रशासन के द्वारा की जा रही है और अतिक्रमण को लेकर जितनी भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हकमारी अब अतीत की बात है, योगी राज में इंसाफ की आस है और इसलिए यूपी में ये डर अच्छा है। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा अवैध मदरसे को कैसे जमींदोज किया गया है, कैसे एक्शन लिया गया है। आइए जरा आपको बताते हैं। ये आप देख रहे हैं संभल के हाजीपुर गांव में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। 1500 वर्ग मीटर जमीन पर मदरसा कमेटी का कब्जा था। मदरसे में पढ़ाई की जगह कमर्शियल गतिविधियां हो रही थी। मदरसे के नाम पर यहां पर दुकानें बना ली गई थी। कब्जाधारियों की ओर से दुकानों का किराया वसूला जा रहा था। सोचिए आप, करीब 20 साल से मदरसे के नाम पर अतिक्रमण किया गया। प्रशासन को कुछ महीने पहले इसकी जानकारी मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने जमीन खाली कराने का प्लान बनाया। मदरसा कमेटी को जमीन से कब्जा हटाने का नोटिस भी भेजा। नोटिस के खिलाफ मदरसा कमेटी कोर्ट चली गई। कोर्ट से मदरसा कमेटी को बड़ा झटका लगा। 15 दिन में कोर्ट ने जमीन खाली करने का निर्देश दे दिया और कोर्ट की तय सीमा में कमेटी ने जमीन खाली नहीं की। उसके बाद जमीन खाली नहीं हुई तो बुलडोजर एक्शन हुआ, जो आप देख रहे हैं। 3 बुलडोजर से अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया है। मदरसा कमेटी से 52 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। लेकिन दर्शकों, इस कार्रवाई के बाद मौलाना क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। देखिए, योगी मॉडल जो है वो एक थोड़ा सा शिद्दत वाला है और थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फ़ायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के ज़माने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियाँ बसा ली हैं। हम उसके फेवर में, कोई बात नहीं है, कानूनी होना चाहिए। मुझे अच्छा है, मुझे योगी भी पसंद है और बहरहाल आगे भी मैं क्या कहूँगा। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, एक अवैध मस्जिद थी, लेकिन वहां पर बुलडोजर पहुंचता उससे पहले ही लोगों ने खुद तोड़ दी। देख रहे हैं आप, ये एक रात पहले ही टूट गया, बाद में बुलडोजर से सिर्फ मलबा हटाया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे इसे तोड़ा गया। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, लोगों ने खुद ही हाथों में हथौड़ा लिया, कोई छेनी लेकर पहुंच गया और ये अवैध मस्जिद थी जिसे जमींदोज खुद वहां पर लोगों ने कहा। सुनिए जरा। देख रहे हैं आप, ये अवैध मस्जिद है दर्शक, और यहां तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। लोगों को पता था कि अवैध है, इसलिए इसे खुद ही तोड़ दिया। लेकिन आपको बताते हैं वहां पर एक टीन शेड था, उसे तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के ले गए लोग। देख रहे हैं आप, वहां से कई ईंटों को लेकर गया, ईंटें जो थी उसे भी ट्रैक्टर में भर कर ले जाया गया। यह अवैध तरीके से बनाया गया था दर्शकों, और इसे अब जमींदोज कर दिया गया है। अब दर्शकों, प्रशासन को कार्रवाई करनी थी, लेकिन रातों रात मलबा ही मलबा। देख रहे हैं आप, ये लोगों ने खुद ही तोड़ दिया और सिर्फ यहां पर मलबा बचा है जिसे बुलडोजर से ले जाया गया। वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन प्रशासन से पहले ही स्थानीय लोगों ने उस मस्जिद को खुद से जमींदोज कर दिया। और आप तस्वीर देखेंगे कि ये जो जगह आपको अब खाली मैदान और इस पर मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कल दोपहर तक इस जगह पर एक मस्जिद बनी हुई थी। तकरीबन 439 वर्ग मीटर ये जमीन थी और इस
जमीन पर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया। ना सिर्फ अतिक्रमण किया गया बल्कि 2005 में इस जमीन के ऊपर जो मस्जिद है वो बना दी गई। ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं जो पूरा सपाट है, दरअसल इसी जगह पर जो मदीना मस्जिद है वो बनाई गई थी और उसका पूरा जो प्रांगण है बाकायदा उसकी बाउंड्री करी गई थी और बाउंड्री करने के बाद एक 439 वर्ग मीटर की जमीन को कब्जा किया गया और उसके सबूत अभी भी आपको मस्जिद के यहाँ पे नजर आएंगे। ये जो आप हैंडपंप देख रहे हैं हरे कलर के, दरअसल ये वजू करने की जो जगह थी वो यहाँ पर थी, लेकिन प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर करता उससे पहले ही जो गाँव के लोग हैं उन्होंने खुद से पूरी मस्जिद को जमींदोज किया और अभी भी आपको मस्जिद की बाउंड्री और बाउंड्री पे लगी टाइल्स आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब पूरी तरह से मस्जिद को गिरा दिया गया, लोगों ने खुद गिराई है ये मस्जिद, उसके बाद प्रशासन पहुंचा और जमीन को समतल कराने लगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जब गलत आप करते हैं, आ जाइए, जब गलत एक्शन होता है तो लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अवैध मस्जिद थी जिसे खुद ही गिराया गया। आइए आपको बताते हैं हुआ क्या है। संभल में गरीबों की जमीन पर अवैध मस्जिद बना ली गई। दर्शकों ये आप देख रहे हैं, हाजीपुर गांव में मदीना मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई। मस्जिद वाली जमीन 2000 गरीब परिवारों को दी जानी थी, लेकिन 2005 में 439 वर्ग मीटर जमीन पर मस्जिद को बनाया गया। जो आप देख रहे हैं, योगीराज में जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। फिर क्या था, 2 सितंबर 2025 को कोर्ट से खाली कराने का आदेश मिला। 8,78,000 का जुर्माना भी कब्जाधारियों पर कोर्ट ने लगाया है। प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद को जमींदोज करने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही कब्जाधारियों ने रात में ही मस्जिद को तोड़ दिया। बेलचा, छेनी और हथौड़े से लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया। खबर यह है कि मस्जिद पर लगे टीन शेड को भी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले गए। जानकारी आपको दे दे, मस्जिद टूटने के बाद जो ईंटें निकली उन्हें लोग ठेले पर लाद कर ले गए हैं। प्रशासन की टीम सुबह पहुंची तो देखा मस्जिद की जगह सिर्फ मलबा ही मलबा था। जिस जगह पर मदीना मस्जिद थी वहां अब खाली जमीन मिली। दर्शकों कुछ भी नहीं मिला। हमारे सहयोगी ने भी वहां पर देखा, लेकिन आपको बताते हैं जो ये कार्रवाई हुई है उस पर डीएम संभल क्या कह रहे हैं, सुनिए। डर भी है और साथ में प्रशासन का इकबाल भी है। जब पुलिस प्रशासन सही काम करता है तो लोगों का सहयोग मिलता है। तो हमने अभी तक 90 हेक्टेयर से अधिक कब्जे पूरे जनपद में हटाए हैं। जो निर्धनतम परिवारों की आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी, तो आज कुल 20 परिवारों को यहाँ कब्जा दिया गया है और वो सभी प्रसन्न थे। अब हम एक एक जो कब्जा है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसे चिन्हित करके एक प्रोसेस एडॉप्ट करके हमने कहा कि 100% हम संभल को एनक्रोचमेंट फ्री करेंगे। उसी अभियान के तहत कर रहे हैं। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये तो कई जगह पर कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये संभल में तो आप देख रहे हैं बुलडोजर के निशाने पर अवैध मस्जिद आ गई है। यानी ये कब्जा क्या वक्त के द्वारा किया जा रहा था? ये लोग इस कब्जे को लेकर पहले से ही साजिशन कब्जा करते और फिर यहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाता ताकि लोग कुछ बोले ना। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए, सीतापुर में भी ऐसा ही हो रहा है। गरीबों की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और यह अतिक्रमण का बहुत बड़ा केस सामने आया है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दर्शकों देख रहे हैं आप, ये जमीन गरीबों की है और योगी राज को अब हक मिल रहा है। योगी राज में अब लोगों को हक मिल रहा है। उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट सौंपा गया है। जो जमीन के असली मालिक हैं उन्हें ये सब सौंपा जा रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये असली हक है और ये मिलना चाहिए लोगों को, क्योंकि संभल में एक और अवैध मस्जिद का खुलासा हुआ। राया बुजुर्ग गांव में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। करीब 1500 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध मस्जिद बना ली। दर्शकों 2 अक्टूबर 2025 को प्रशासन ने खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन नोटिस के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट से कमेटी की अपील खारिज हुई। इसके बाद आज बुलडोजर से इसे जमींदोज किया गया। 2 दिन पे अवैध अतिक्रमण पर यह तीसरी कार्रवाई है और मस्जिद की जमीन खाली होने के बाद बड़ी पहल हुई। 20 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिला। जिला प्रशासन ने लोगों को लैंड सर्टिफिकेट सौंपा है। जमीन मिलने के बाद लोगों ने योगी सरकार का आभार जताया और जो लाभान्वित लोग हैं उन्होंने कहा इस पल का उन्हें सदियों से इंतजार था, क्योंकि उनकी जमीन पर कब्जा हुआ था। और वहां के लोग इस कार्रवाई के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जब हमें पता लगा कि यहाँ पे सरकारी ग्राम समाज पे मस्जिद बनी हुई है, जब शासन द्वारा हम आदेश आया कि आपको पट्टा मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। फिर शासन ने हमें
बुलाया कि आपको सलेमपुर सलार फाजीपुर में मस्जिद पर अवैध कब्जा हुआ है, वहाँ पे आपका पट्टा सुहा किट करा दिया जाएगा आपके लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आज वो दिन हमारे सामने आया हुआ, हमें बहुत खुशी है क्योंकि सरकार ने हमारे लिए बहुत घर बनाएंगे। अभी आप घर बनाएंगे जी। आपको क्या बोला गया कि ये जमीन में अब आप अपना घर बना? जी जी बना सकते हैं। कब से रह रहे हैं इस गांव में? जी काफी टाइम हो गया रहते हुए तो। अच्छा जी। कभी सोचा था कि कभी नहीं घर मिलेगा? जी सर कभी नहीं सोचा। खुशी दिख रही है चेहरे पे? जी ये खुशी दिख रही है सर। घर मिल गया, ये सपना था आप लोगों का? जी सपना तो था लेकिन पता नहीं था हमें मिल जाएगा। हाँ। खुशी है कि आप लोगों को खुशी है, हाँ खुशी है, अच्छी बात। उम्मीद की थी कि अतिक्रमण हट के घर मिलेगा? नहीं उम्मीद ना थी। जी अभी सोचा, जिंदगी में सोचे नहीं ऐसा हो जाएगा। हाँ। हाँ। और आज आपको आवंटन पत्र मिला, घर बनाएंगे आप? हाँ घर बना मकान बनाएंगे। अजी साहब सरकार से बहुत उम्मीद से अब हमें भी मिल गया साहब, भगवान राजी खुशी लगा सर। आपसे उम्मीद लग रही थी भैया हमें कि भैया हमारे टाइम कभी घर मिले, घर बना पाएंगे आप लोग? घर बनवाएंगे। सरकार को बहुत खुशी है, हमें तो किसी ने घर भी नहीं बना कर दिया, बहुत काफी साल हो गए यहाँ पे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आईपीएल शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन आईपीएल जैसा ही मजा आने लगा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले शाहरुख की टीम है केकेआर, उसने मुस्तफिजुर को खरीदा। ये बांग्लादेशी खिलाड़ी है। भारत में विरोध हुआ, संतों ने विरोध किया तो इसे बाहर कर दिया। लेकिन अब यूनुस रोने लगा है, हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया। तो वहां पर क्या हो रहा है आज आपको उसकी पूरी जानकारी में देता हूं। सबसे पहले देखिए, संतों ने विरोध किया, शाहरुख खान से अपील की, केकेआर मैनेजमेंट से अपील की। उसके बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को कहा गेट आउट, अपना सामान पैक करो, आपकी भारत में कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड बीसीबी बौखला गया है। वो कह रहा है भाई यहां से हमें बाहर कर दिया है। अब भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप है, बांग्लादेश के मैच भारत में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। आइए आपको दिखाता हूं मैं। जैसे ही बांग्लादेश ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे, भारत खतरा है, तो वहां के एक मंत्री हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और स्वागत करके वो खुश रहे। आ जाइए वापस। उन्होंने सीधे बीसीसीआई और आईसीसी से मांग की है, लेकिन बीसीसीआई ने तो मना कर दिया कि कोई लोकेशन नहीं है, यही लोकेशन है, आपको मैच खेलना है तो यहीं पर खेलना पड़ेगा। यानी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी अब पूरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यहां पर किस तरह से जबरदस्त एक्शन हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं 15 दिन में बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की हत्या हुई है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत में सुरक्षा नहीं है। आप सोचिए जरा, बांग्लादेश के बाकायदा प्लेयर्स आ रहे हैं, यहां पर खेल रहे हैं कई सालों से, लेकिन वहां हिंदू कई सालों से मर रहा है और उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और इधर आप देख रहे हैं बांग्लादेश के छात्र नेता पुलिस के सामने धमकी दे रहे हैं, यानी वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। सुनिए जरा। বানিয়েছিল আমরা টানা কিন্তু পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, এসআই সন্তুষ্টি কিন্তু আমরা জ্বালাই দিয়েছিলাম। আপনি আসছেন, ঠিক আছে। আমি হবিগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়ক ছিলাম, আমি বৈষম্য ছাত্র হবিগঞ্জ জেলার বর্তমান সেক্রেটারি। আমরা বানিয়েচুঙে টানাকে পুড়িয়েছিলাম, আমাদের প্রতিবাদে আমাদের ভাই 9 জনকে হত্যা করা হয়েছিল। এই হবিগঞ্জের ছেলে আমরা এখানে দাঁড়ায় আছি। বানিয়েছিল আমরা টানা কিন্তু পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, এসআই সন্তুষ্টি কিন্তু আমরা জ্বালাই দিয়েছিলাম। আপনি আসছেন, ঠিক আছে। আমি হবিগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়ক ছিলাম, আমি বৈষম্য ছাত্র হবিগঞ্জ জেলার বর্তমান সেক্রেটারি। আমরা বানিয়েচুঙে টানাকে পুড়িয়েছিলাম, আমাদের প্রতিবাদে আমাদের ভাই 9 জনকে হত্যা করা হয়েছিল। এই হবিগঞ্জের ছেলে আমরা এখানে দাঁড়ায় আছি। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। भारत के फैसले से कट्टरपंथी यूनिस और उनका क्रिकेट बोर्ड बौखला गया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में मौलाना जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे हुए मुस्तफिजुर को बाहर करने का विरोध कर रहे हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। आपके पेट में दर्द क्यों है? बांग्लादेश ने जिस तरह से क्रिकेट टीम को भारत ना भेजने की बात कही, देश का साधु संत बीसीसीआई से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि अब ब्रह्मोस
तेजस राफेल की रखने की आवश्यकता नहीं है, बांग्लादेश को भारत में विलय कर लीजिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये मुस्ताफिजुर को बाहर क्या किया। आईसीसी और बीसीसीआई से अब जबरदस्त गुस्सा निकाल रहा है बांग्लादेश, बौखला गया है। बांग्लादेश की टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। दर्शकों, मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बैठक के बाद यह फैसला लिया है। आपको बताएं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मांग की है जहां पर जय शाह है उसके मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। यूनुस सरकार के खेल मंत्री ने फैसले का स्वागत भी किया है। आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। आपको बताएं, लिखा, भारत में विश्व कप बांग्लादेश के लिए सुरक्षित नहीं है। बताइए जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बांग्लादेश की ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में होने चाहिए। बांग्लादेश की सूचना और प्रसारण मंत्री से भी अपील की। बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण को रोकने की मांग है। अब गुलामी के दिन खत्म हो गए। उधर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं, मैच का शेड्यूल बदलना आसान नहीं है। बीसीसीआई ने कहा सभी टीमों के टिकट पहले से बुक हो गए हैं। टूर्नामेंट में सिर्फ 1 महीने का समय बाकी है। किसी की मर्जी से मैच नहीं बदल सकते। मैच शिफ्ट करना लगभग असंभव है। और बांग्लादेश में भारत लगातार सवाल उठा रहा है क्योंकि वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है और नाराज साधु संतों ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करने की मांग की थी। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर करने की मांग उठाई गई थी। बीसीसीआई के आदेश पर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया है। केकेआर से अब वो नहीं खेलेगा। लेकिन आज कई संत समाज और मौलाना इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे, देखो हमने बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। आपके पेट में दर्द क्यों है? बांग्लादेश के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि अब ब्रह्मोस, तेजस, राफेल की रखने की आवश्यकता नहीं है, बांग्लादेश को भारत में विलय कर लीजिए। क्योंकि बांग्लादेश में भारत के प्रति जो दुर्भावना है, वहां जो कट्टरपंथी जिहादियों के बल पे भारत के विरोधी गतिविधि ताकत को जो है अंजाम देने का काम कर रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वह असहनीय है। दर्शकों, आपको बताऊं, इस बार T20 वर्ल्ड कप, इधर आइए तपन, बड़ी बात यह है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप जो है वो बड़ा है और इस बार नई टीमें आई हैं T20 वर्ल्ड कप में। ये टीमें कई ग्रुप स्टेजेस मैच खेलेंगी जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से मैच कहां पर होने वाले हैं। पहला मैच बांग्लादेश का 7 फरवरी 2026 को है वेस्ट इंडीज के साथ। ये ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। दूसरा मैच 9 फरवरी 2026 बांग्लादेश के इटली के साथ है। ये भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। और तीसरा मैच 14 फरवरी को है जो इंग्लैंड के साथ है। ये भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। चौथा मैच 17 फरवरी 2026 बांग्लादेश वर्सेस नेपाल है, जहां मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की टीम कह रही है कि हम यहां पर नहीं आएंगे। अब इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी हमारे भारत की टीम में और या कोई भी टीम में आप खरीदो, आप बेचो, कोई भी क्रिकेटर को बांग्लादेश के, हमारे देश के कोई भी टीम में वो क्रिकेटर होना नहीं चाहिए। ये हमारे भारत के ऊपर, हमारी जो माइनॉरिटी वहां पे रह रही है और उनके ऊपर जो बांग्लादेशी अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे देश में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बट लेकिन जो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए कहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के लोग को मारम थोड़ी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। शाहरुख खान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत क्या है जो सवाल उठा रहे हैं? ये शाहरुख खान से क्या मुकाबला करेंगे? अपनी सरकार से सवाल करो, अपनी सरकार से सवाल पूछो कि हिंदुओं का कत्लेआम के ऊपर सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ क्या एक्शन लिया। वो गलती बीसीसीआई की गलती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। जब आपके रिश्ते बांग्लादेश से ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपने 7 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया ऑक्शन के लिए। तो जब आप ऑक्शन करेंगे तो आईपीएल
कि टीमें उनको ऑक्शन में से प्लेयर लेंगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं एक और बड़ी चीज। ये बांग्लादेश कह रहा है कि यहां पर हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। दर्शकों आपको दिखाता हूं मैं, बीएनपी के नेता कह रहे हैं अगर हमें वोट नहीं दिया तो आप चले जाइए देश छोड़कर। आप सोचिए ये बांग्लादेशी कैसे वहां पर धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को, सुनिए जरा। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন, আপনারা কেউ এই বাংলার মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন। और ये लोग कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। देखिए तारिक रहमान जो नेता हैं उन्होंने भी अभी आकर बांग्लादेश में बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन क्या वो हिंदुओं को सुरक्षा दिलाएंगे? क्योंकि उनके नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहां पर अगर वोट नहीं दे सकते हिंदू तो देश छोड़कर चले जाएं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है आइए आपको बताता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। यह अमृत मंडल को मारा गया था दर्शकों, 15 दिन में 4 हिंदुओं को मार दिया गया। हमले के साथ साथ हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। बीएनपी पार्टी के एक उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी है, अगर हिंदू बीएनपी को वोट नहीं देंगे तो उन्हें बांग्लादेश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है। आपको बताएं ऐसी धमकी के पीछे मंशा साफ है, चुनावों के बाद हिंदुओं पर हमले और ज्यादा तेज होंगे। तारिक रहमान अभी बीएनपी के सबसे बड़े नेता हैं, अगले चुनाव के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सवाल ये क्या तारिक रहमान हिंदुओं को सुरक्षा दे पाएंगे? क्या चुनाव के बाद हिंदुओं पर हमले रुक जाएंगे? बीएनपी का हमेशा से कट्टरपंथियों की तरफ झुकाव रहा है, ऐसे में चुनाव के बाद स्थिति सुधर जाएगी इसकी उम्मीद काफी कम है। लेकिन इस पर भी संत समाज ने आज प्रतिक्रिया दी है, सुनिए जरा। उनका वजूद खत्म हो जाएगा। समझ क्या रखे हैं, हिंदू को क्या धनिया मिर्चा समझ रखे हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ वजूद खत्म कर देंगे। उनका वजूद खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, यानी बांग्लादेश देश नहीं है, फिर आतंकवाद का अड्डा है। देखिए ये जो वोट है तो ये अपना एक अधिकार है, ठीक है, इस पे किसी का जोर ज़बरदस्ती या कोई वो नहीं है। ये तो अपना एक मतलब पक्ष है कि हम चाहें जिसको दें, लेकिन उनको ऐसा ये करना ही नहीं चाहिए और किसी आतंकवादी संगठन या किसी को कुछ भी पार्टी का या किसी का प्रेशर इस पर नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है और वोट की ताकत सबके पास स्वतंत्र है और सब लोग जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। और अगर वो बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाना चाहते हैं तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भारत अपनी ताकत सब हिंदू दिखाएंगे और अपना कार्य करेंगे। जब ये हम सब खुशियां मना रहे थे, रात को 10:30 बजे बांग्लादेश से व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कई बार फोन आए, फिर उसने मैसेज भेजा, मुझे फोन पर माँ बहन की गालियां दी गई, धमकियां दी गई, मेरे देश को खत्म करने तोड़ने की धमकी दी गई। तो हम तो पहली बात तो डरने और घबराने वाले नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए अपनी बात कहना हमारा अधिकार है। हम पुलिस स्टेशन में आए हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, पुलिस ने हमारी बात सुनी है, पुलिस ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, इसकी पूरी चौकसी की जाएगी। अब दर्शकों मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे रविवार के दिन आपने ये कैसी जानकारी हमें दी है, लेकिन दर्शकों ऐसा हो गया है। भारत का बहुत बड़ा मंदिर है सबरीमाला, कई लोगों की आस्था इसमें है, आपने भी कभी चढ़ावा चढ़ाया होगा, लेकिन 6 करोड़ का सोना गायब हो गया। दर्शकों आप सोचिए जरा, आपको तस्वीर में दिखाता हूं। इस सबरीमाला मंदिर में 6 करोड़ का सोना चोरी हो गया है। ये कौन ले गया, कहां चला गया, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन अब सोने की जांच को लेकर केरल में देख रहे हैं आप, विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन किया है और सवाल उठाए सबरीमाला मंदिर में सोना आखिर गया तो गया कहां। दर्शकों सबरीमाला मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचिए 1 2 नहीं 6 करोड़ का सोना गया तो गया कहां। आइए आपको बताता हूं। केरल के सबरीमाला मंदिर से 4.5 किलो सोना चोरी हो गया है। 6 करोड़ की कीमत का सोना कहां गया, इसकी जांच की जा रही है। आपको बताएं एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और केरल पुलिस का दावा है कि चोरी में मंदिर प्रशासन, कई रसूखदार राजनीतिक चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बड़े इंटरनेशनल
मूर्ति तस्कर रैकेट भी इसमें हो सकते हैं। अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के शामिल होने का भी शक इसमें अभी तक सामने आया है। इस मामले में टीडीपी के पूर्व चेयरमैन समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केरल और तमिलनाडु के 2 गोल्ड कारोबारी भी पुलिस के रडार पर हैं। केस में अब तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, लेकिन आपको बताएं बीजेपी ने मंदिर से सोना चोरी होने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलने वाला है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। आपको बताएं कांग्रेस यूडीएफ के शासनकाल में यह साजिश हुई, बीजेपी ने कहा। सीपीआई और एलडीएफ के शासन में खूब आगे बढ़ी, लिहाजा मामले में सिर्फ एसआईटी जांच काफी नहीं है। सीबीआई को यह केस जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाना चाहिए। और सबरीमाला में कई लोगों की आस्था है, वो भी इस पर अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Very clear that and we have maintained for many months now. ये केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और राजनीतिक षड्यंत्र है। 2015 में भी यूडीएफ शासनकाल के दौरान बदली गई पवित्र सोने की 18 सीढ़ियों के कुछ हिस्सों के साथ छेड़छाड़ की गई। इस मामले में भी चोरी हुई। बीजेपी अयप्पा भक्तों के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी। ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है जो कांग्रेस यूडीएफ के शासनकाल से शुरू हुई और माकपा एलडीएफ के शासनकाल में खूब आगे बढ़ी। लिहाजा मामले में सिर्फ एसआईटी जांच काफी नहीं है। सीबीआई को ये केस जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाना चाहिए। अब दर्शकों एक और खबर है। आज मोहन भागवत ने लव जिहाद के जो देश भर में मामले कई सालों से बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर एक मंत्र दिया है। लव जिहाद पर मोहन भागवत ने क्या कहा है आपको बताऊंगा। सबसे पहले तस्वीर दिखाइए। मोहन भागवत ने कहा है ये बड़ी समस्या है, ये गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान आपको ही करना है। और ये कहां से शुरू होगा दर्शकों, ये आपके घर से शुरू होगा। मोहन भागवत ने आज संदेश दिया है, लेकिन उन्होंने लव जिहाद को लेकर क्या मंत्र दिया है और वो मंत्र आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि देश भर में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। दर्शकों आपको बताते हैं, लव जिहाद के बढ़ते मामले पर मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। भोपाल में आरएसएस प्रमुख ने समाज से इसे रोकने की अपील की। उन्होंने कहा लव जिहाद जैसी घटना केवल बाहरी समस्या नहीं है, ये ऐसी घटनाओं की वजह से परिवार के भीतर भी आपको वजह को तलाशना होगा। हमें सोचना होगा कि परिवार की बेटी बाहरी लोगों के बहकावे में कैसे आ गई। भागवत ने कहा इसके पीछे संवाद की कमी बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने परिवार के भीतर नियमित संवाद बनाए रखने पर जोर दिया है। बच्चियों को सतर्कता, आत्मरक्षा और संस्कार देने की भी बात कही है। लव जिहाद के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से हालांकि हैरानी भरा बयान सामने आया। राशिद अलवी ने कहा भारत में लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। अलवी के मुताबिक वोट के लिए देश को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया। इतना ही नहीं, हिंदू समाज को भड़काने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, ये कहने लगे। लेकिन दर्शकों देश भर में कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो लव जिहाद पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आज मोहन भागवत ने क्या कहा, सुनिए सर। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। यानी बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है, और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। लव जिहाद नाम की कोई चीज भारत के अंदर नहीं है। सिर्फ अपने वोट के लिए, देश को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के मुखिया इस तरीके का बयान देते हैं। दर्शकों अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आइए आपको बताते हैं आज का सूत्र लिया है तुलसीदास जी से। वो लिखते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। हर वक्त अपने आराध्य पर भरोसा रखें, सब कुछ प्रभु की निगरानी में छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वो निडर होकर जीवन जीता है। आप भी मेहनत करते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए और अपना ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, खबरें जारी रहेंगी।
MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।